उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। दी नन। इस मूवी की शुरुआत साल 1952 में मुल्क रोमानिया को दिखाते हुए होती है, जहां एक पैसेज में दो नन्स एक रूम की तरफ बढ़ रही होती हैं। इस पैसेज में नन्स के दोनों तरफ क्रॉस लगे हुए हैं। इस क्रॉस को ईसाई मजहब में किसी शैतान को रोकने के लिए लगाया जाता है। वहीं एक डोर पर लातीनी जबान में लिखा हुआ होता है फिनिटिक दियो, जिसका मतलब है खुदा का साथ बस यहीं तक। उन दोनों में से एक नन हाथ में चाबी उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ती है और अंदर जाने से पहले वो दूसरी नन से कहती है, खुदा पर भरोसा रखना। बाहर खड़ी हुई नन दुआ मांगने लगती है। अंदर गई हुई नन थोड़ी देर बाद दरवाजे से वापस आती है तो वो खून में लथपथ होती है। वो बाहर खड़ी हुई नन से कहती है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? उसके हाथ मत आना, क्योंकि उसे एक जिस्म चाहिए। बस इतनी ही बात हो पाती है कि एक पोशीदा ताकत उस खून में लथपथ नन को खींचकर अंदर ले जाती है। बाहर खड़ी हुई नन चाबी लेकर भाग जाती है। वो अपने खुदा से माफ़ी मांगती है और अपने आप को फांसी लगा लेती है, यानी अपने आप को ख़त्म कर लेती है। इस मंजर के पीछे एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक नन है। अगली सुबह मंजर बदलता है। एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेंची है। ये लड़का फ्रेंची एब्बे में नन्स को अनाज सप्लाई करता है। फ्रेंची को एब्बे के फ्रंट डोर के सामने उस नन की लाश लटकी हुई दिखती है जिसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। उस लाश को कव्वे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। अगले सीन में वेटिकन सिटी दिखाया जाता है। यहाँ एक ईसाई पादरी फादर बर्क मौजूद हैं जो बिशप से बातचीत में मसरूफ़ हैं। इस गुफ्तगू में उन्हें बताया जाता है कि रोमानिया में एक एब्बे में एक नन ने खुदकुशी कर ली है। इस खुदकुशी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फादर बर्क को सिस्टर आयरीन के साथ रोमानिया भेजा जाएगा। सिस्टर आयरीन ने अभी तक नन होने का हलफ नहीं लिया है। फादर बर्क और सिस्टर आयरीन रोमानिया के लिए रवाना होते हैं और वहां जाकर फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि इस गांव के लोग एब्बे के नाम से भी डरते हैं और वो भी 3 महीनों में सिर्फ एक बार वहां जाता है और राशन रखकर वापस आ जाता है। पहले तो फ्रेंची एब्बे में जाने से इनकार करता है, लेकिन फादर बर्क के बार बार इसरार पर फ्रेंची मान जाता है। सबसे पहले फ्रेंची फादर बर्क को एब्बे के उस आइस हाउस में लेकर जाता है जहां उसने नन की लाश को रखा था, यानी वही नन जिसने फांसी लेकर खुदकुशी की थी। यहाँ फ्रेंची नन की लाश को सिटिंग पोजीशन में देखकर घबरा जाता है और फादर बर्क को बताता है कि इसने नन को इस पोजीशन में नहीं बिठाया था, बल्कि उसने नन की लाश को लिटा कर रखा था। फादर बर्क को लाश के एक हाथ में वही चाबी दिखती है। फादर बर्क उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। जिस वक्त फादर बर्क वो चाबी नन के हाथ से निकाल रहे होते हैं, तभी उन्हें पास के दरवाजे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फ्रेंची फादर बर्क को बताता है कि ये वही दरवाज़ा है जहां से नन अपना अनाज लेने बाहर आती हैं, ताकि उन्हें एब्बे से बाहर ना निकलना पड़े। फादर बर्क पूरे रस्म रिवाज के साथ नन की उस लाश को दफन कर देते हैं। उसी दौरान बराबर वाली एक कब्र से घंटी बजने की आवाज़ आने लगती है। फादर बर्क सिस्टर आयरीन को बताते हैं कि ये रस्म महामारी की है। अगर किसी को मरा हुआ समझकर उसे गलती से दफन कर दिया जाए तो वो घंटी बजाकर बता सकता है कि वो जिंदा है, मरा नहीं है। फ्रेंची उन दोनों को एब्बे के उस फ्रंट गेट की तरफ लेकर जाता है जहां उसे नन की लटकी हुई लाश मिली थी। उसी दौरान फादर बर्क को खिड़की में एक नन का साया दिखता है। फादर बर्क जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उस नन का खून अभी तक ताज़ा है, जबकि इस वाक़े को गुजरे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। इसके बाद फादर बर्क और सिस्टर आयरीन एब्बे के फ्रंट गेट से एंटर होकर एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक नन एक कुर्सी पर बैठी है। उस नन का चेहरा मुकम्मल ढका हुआ है, लेकिन जब वो बात करती है तो उसकी आवाज़ बहुत भयानक है। वो फादर बर्क को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फादर बर्क जवाब में कहते हैं कि अगर वो यहाँ से चले भी गए तो वेटिकन सिटी वाले और ज़्यादा लोगों को यहाँ भेजेंगे। वो नन फादर बर्क को एब्बे के पास वाली एक जगह में रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब शाम का वक्त हो चुका है और उनकी प्रेयर्स का टाइम है। दरवाज़ा बंद होने का वक्त हो चुका होता है और वो नन फादर बर्क को फिर दोबारा सुबह आने के लिए कहती है।
फादर बर्क फ्रेंची को वहां से जाने के लिए कहते हैं और उसे खास हिदायत करते हैं कि वो कुछ दिन के बाद ही वापस आए, एब्बे में जब तक फादर बर्क अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चुके होंगे। फ्रेंची जब वापस लौट रहा होता है तो उसे एक नन का साया दिखता है जो कि बहुत भयानक है। उसी वक्त एक भयानक शैतानी नन उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह बचता हुआ वहां से निकल जाता है। दूसरे मंजर में फादर बर्क और सिस्टर आयरीन रात के खाने पर बात करते हैं। सिस्टर आयरीन फादर बर्क को बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही बहुत अजीब से मंजर नजर आते हैं, लेकिन हर मंजर के इख्तिताम पर उन्हें एक ही ख्याल आता है कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी। इस तकलीफ में सिस्टर आयरीन की मदद वेटिकन के बिशप ने की थी और शायद यही वजह थी कि सिस्टर आयरीन को वेटिकन सिटी ने इस मिशन के लिए मुंतखब किया। इसी बात पर फादर बर्क भी सिस्टर आयरीन को 20 साल पहले का एक किस्सा सुनाते हैं जो कि फ्रांस में घटा था। इस किस्से में फादर बर्क डैनियल नामी एक बच्चे का एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं। इस एग्जॉर्सिज्म के दौरान डैनियल बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था और कुछ दिन के बाद उसकी मौत हो गई थी। फादर बर्क को उसकी मौत का बहुत सदमा लगा और कहीं ना कहीं वो अपने आप को डैनियल की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। मंजर बदलता है। रात के किसी पहर ट्रांजिस्टर अपने आप बजने लगता है, जिसकी वजह से फादर बर्क की नींद टूट जाती है। फादर बर्क उठकर बैठते हैं तो उन्हें एक साया सा नजर आता है। ये किसी बच्चे का साया है। फादर बर्क उस साये का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो एब्बे के बाहर वाले कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। फादर बर्क को ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि ये तो वही डैनियल है जिसकी मौत उनके एग्जॉर्सिज्म की वजह से हुई थी। लेकिन डैनियल का हुलिया पूरा शैतानी है और उसके मुंह से सांप बाहर निकल रहा होता है जो फादर बर्क पर अटैक कर देता है। फादर बर्क घबरा कर एक खाली कॉफिन में गिर जाते हैं और जिंदा उसी में दफन हो जाते हैं। फादर बर्क उस खबर में लगी हुई घंटी को मदद के लिए बजाते हैं। मंजर बदलता है। सिस्टर आयरीन की नींद हवा के एक झोंके से खुल जाती है। सिस्टर आयरीन को हल्की हल्की सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। सिस्टर आयरीन उन आवाज़ों का पीछा करती हैं और चलना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान एक साया सिस्टर आयरीन का पीछा करना शुरू कर देता है। सिस्टर आयरीन उन आवाज़ों का पीछा करते करते एक चैपल में पहुंचती हैं जहां बहुत सी नन्स पहले से प्रेयर कर रही होती हैं। इसी दौरान सिस्टर आयरीन की नज़र एक शीशे पर पड़ती है जिसमें सिस्टर आयरीन को अपने पीछे वही साया नज़र आता है। वो साया सिस्टर आयरीन पर अटैक करता है और वो शीशा टूट जाता है। सिस्टर आयरीन वहां से भागकर एब्बे के बाहर वाले कब्रिस्तान में पहुंचती हैं जहां उन्हें फादर बर्क के चिल्लाने और बेल के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे धीरे सारी खबरों की बेल्स बजने लगती हैं, लेकिन सिस्टर आयरीन अपने विजन से पता करती हैं कि फादर बर्क कौन सी खबर में है। जैसे ही सिस्टर आयरीन फादर को निकालने के लिए खबर को खोदना शुरू करती हैं, एक डीमन खबर के अंदर फादर पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन खबर के अंदर फादर को मार पाता, सिस्टर आयरीन खबर खोद चुकी होती हैं और वो फादर को बाहर निकाल लेती हैं। फादर बर्क को उस खबर में कुछ किताबें मिलती हैं जो वो अपने साथ ले जाते हैं। मंजर बदलता है। अगली सुबह फादर बर्क और सिस्टर आयरीन एब्बे के अंदर जाते हैं। यहाँ फादर बर्क मदर सुपीरियर को अंदर से आवाज़ देते हैं, लेकिन आगे से कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन अंदर का दरवाज़ा खुल जाता है। यहाँ फादर बर्क सिस्टर आयरीन को वही चाबी देते हैं जो उन्हें उस नन के पास से मिली थी। यहाँ वो सिस्टर आयरीन को बताते हैं कि उन्हें इस चाबी के बारे में पता लगाना है। सिस्टर आयरीन एब्बे के अंदर दाखिल होती है। उन्हें वहाँ एक नन दिखाई देती है। सिस्टर आयरीन उस नन को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो नहीं रुकती। इसके बाद सिस्टर आयरीन एक चैपल पहुँचती हैं। वहाँ एक नन इबादत कर रही होती है। सिस्टर आयरीन उस नन को बार बार आवाज़ लगाती हैं, लेकिन वो नहीं पलटती। इससे पहले कि उस नन की इबादत में कोई खलल पड़े, सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरीन को पीछे से रोक लेती हैं और उन्हें बताती हैं कि इस चैपल में सदियों से इबादत हो रही है और सारी नन्स अपनी अपनी शिफ्ट में इबादत करती हैं। मंजर बदलता है। दिखाया जाता है कि गांव के एक बार में फ्रेंची बैठा शराब पी रहा है। इसी बार में इसे पता चलता है कि इस गांव के एक आदमी की 12 साला बेटी ने खुदकुशी कर ली है। बारटेंडर फ्रेंची को बताता है कि ये तो एक अफसोसनाक हादसा है। इसके अलावा भी जितने भी मनहूस हादसात इस गांव में होते हैं, उसकी वजह वही मलऊन एब्बे है। फ्रेंची सोचने लगता है कि इसका मतलब ये है कि फादर बर्क और सिस्टर आयरीन की जान को भी खतरा है। फ्रेंची बार से गन उठाकर निकल जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फादर बर्क खबर से मिलने वाली उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं। उन्हीं में से एक किताब में उन्हें वैलक का जिक्र मिलता है। इस दौरान दिखाया जाता है कि सिस्टर आयरीन जिस दरवाजे से अंदर गई हैं, वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। सिस्टर आयरीन और सिस्टर ओहाना अंदर बैठे हुए हैं और सिस्टर आयरीन सिस्टर ओहाना से कहती हैं कि वो कम से कम उन्हें इस एब्बे की हिस्ट्री के बारे में बताएं।
सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरीन को बताती हैं कि इस एब्बे को सेंकाटा के बादशाह ने 6th to 10th सेंचुरी के दरमियान बनवाया था। उस बादशाह ने काले जादू की बहुत सारी किताबें लिखी जिससे वो जहन्नुम से काली ताकतों को ज़मीन पर बुलाना चाहता था। उसकी इन्हीं मनहूस और मलऊन कोशिशों के तहत जहन्नुम से बहुत सारी काली ताकतें ज़मीन पर एक मनहूस दरवाजे के ज़रिए उतरने लगीं। लेकिन इसी दौरान चर्च ने महल पर हमला कर दिया और जीसस क्राइस्ट का खून एक पाकीज़ा चीज़ के अंदर बंद करके इस जहन्नुमी दरवाजे को बंद कर दिया और तब से चर्च ने इस महल को अपनी पनाह में ले लिया है और एक एब्बे में तब्दील कर दिया है। तब से यहाँ इबादतें होती हैं ताकि उस शैतान को काबू में रखा जा सके। इस तरह से पूरी दुनिया इन जहन्नुमी ताकतों से महफूज रही। लेकिन जंग के दौरान एब्बे हिल गया और ये जहन्नुमी दरवाज़ा दोबारा खुल गया। सिस्टर आयरीन इसके बाद सिस्टर ओहाना को बताती हैं कि कल रात उन्हें एब्बे में एक नन दिखी थी जो नापाक मालूम होती थी। सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरीन को बताती हैं कि उन्होंने भी इस नन को देखा है और वो एक नापाक ताकत है। वो नन के रूप में इसलिए घूमती है ताकि बाकी लोगों के बीच में छुपी रह सके। सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरीन को बताती हैं कि उन्हें लगता है कि इस नापाक नन का ताल्लुक उसी जहन्नुमी दरवाजे से है। इसी दौरान एक दूसरी नन आकर सिस्टर ओहाना को रोक देती है। ये नन सिस्टर ओहाना को बताती है कि उनके प्रेयर का टाइम हो चुका है और सिस्टर आयरीन को यहाँ से जाना होगा। लेकिन सिस्टर ओहाना उन्हें बताती हैं कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए सिस्टर आयरीन को अब पूरी रात यहीं गुजारनी होगी। सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरीन को एक कमरे तक छोड़ देती हैं और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती हैं। मंजर बदलता है। फादर बर्क एक नक्शा देख रहे होते हैं। नक्शा देखते देखते वो उसी जहन्नुमी दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं। इसी दौरान फादर बर्क को मदर सुपीरियर की आवाज़ आती है। फादर बर्क मदर सुपीरियर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस एब्बे में कुछ बहुत गलत चल रहा है और उस चाबी का भी जिक्र करते हैं। मदर सुपीरियर फादर बर्क से कहती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं और सिस्टर आयरीन अब नहीं वापस आएगी। इतना कहने के बाद मदर सुपीरियर खामोश हो जाती हैं। जब फादर बर्क उन्हें छूने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर ज़ोरदार अटैक करती हैं और गायब हो जाती हैं। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन को मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी वाला विजन नज़र आता है। इस बार इस विजन में उन्हें डीमन नन भी दिखती है। अचानक से दिखाया जाता है कि सिस्टर आयरीन की नींद खुल जाती है और उन्हें अपने कमरे में एक नन प्रेयर करती हुई दिखाई देती है। जब सिस्टर आयरीन उस नन के करीब जाने लगती हैं तब उन्हें सिस्टर विक्टोरिया के सुसाइड वाला सीन नज़र आता है। इतने में उनके कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। वो बाहर निकल जाती हैं। चलते चलते वो उस दरवाजे के पास पहुंच जाती हैं जिसके बाहर फिनेटिक दियो लिखा होता है। दरवाज़ा खुलते ही वही ख़तरनाक नन दोबारा दिखाई देती है। ये डीमन नन सिस्टर आयरीन पर अटैक कर देती है। सिस्टर आयरीन किसी तरह से वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। सिस्टर ओहाना उन्हें बचा लेती हैं। सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरीन को बताती हैं कि शैतान अब बहुत ताकतवर हो गया है और सिर्फ इबादत ही उन्हें इससे बचा सकती है। मंजर बदलता है। सिस्टर आयरीन एब्बे में पहुंचती हैं। वहां वो देखती हैं कि एक नन इबादत कर रही होती है और पास में एक डेड बॉडी रखी होती है। जब सिस्टर आयरीन उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाती हैं तो वो सिस्टर ओहाना की डेड बॉडी होती है। अगले मंजर में फादर बर्क को वही डीमन डैनियल के रूप में नजर आता है और उन पर अटैक कर देता है। फादर बर्क उससे बचकर निकलते हैं और पीछे वही डीमन नन खड़ी नजर आती है। फिर दिखाया जाता है कि बहुत सारी नन्स चैपल में जमा हुई हैं और वो सब बहुत डरी हुई हैं। वो सारी नन्स सिस्टर आयरीन को कहती हैं कि वो भी इबादत करें और अपनी नज़र सिर्फ गॉड पर रखें। इसी दौरान शैतान उन सारी नन्स पर हमला कर देता है और इबादत ख़राब कर देता है। सिर्फ सिस्टर आयरीन अपनी इबादत जारी रख पाती हैं। दूसरे मंजर में फादर बर्ग भागते हुए आइस हाउस में पहुंचते हैं। वहाँ उन पर एक शैतान हमला करता है। पीछे से फ्रेंची पहुँच जाता है और फादर को बचाता है। सिस्टर आयरीन जब प्रे कर रही होती हैं तभी एक शैतान उन पर हमला करता है और उनके कंधे पर एक शैतानी निशान बनाता है। सिस्टर आयरीन वहाँ से भागती हैं और भागते हुए वो फादर बर्ग के पास पहुँचती हैं और उन्हें बताती हैं कि वो बाकी सारी नन्स के साथ चैपल में प्रे कर रही हैं। लेकिन फादर बर्ग को यकीन नहीं आता। जैसे फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन वापस चैपल में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नन नज़र नहीं आती, सिर्फ एक डेड बॉडी नज़र आती है। सिस्टर आयरीन डेड बॉडी पर से कपड़ा हटाती हैं और कपड़ा हटाते ही वो समझ जाती हैं कि यहाँ कोई नन जिंदा नहीं है और ये एब्बे भी अब पाकीज़ा नहीं बचा है। इतने में वो लाश फादर बर्ग पर हमला कर देती है और फादर बर्ग उसके ऊपर पाकीज़ा पानी छिड़क कर उसे जला देते हैं। फ्रेंची फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन को बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सिस्टर आयरीन उन्हें बताती हैं कि वो ऐसे वापस नहीं जाएंगी। उन्हें सबसे पहले वो जहन्नुम का दरवाज़ा बंद करना होगा। सिस्टर आयरीन उन्हें ये भी बताती हैं कि सिस्टर विक्टोरिया ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि वो एक सेक्रीफाइस था, क्योंकि उस डीमन नन को एक जिस्म चाहिए इस दुनिया में आने के लिए। सिस्टर आयरीन फादर बर्ग को बताती हैं कि जीसस क्राइस्ट का वो पाकीज़ा खून ही उस जहन्नुम के दरवाजे को बंद कर सकता है और वो किसी पाकीज़ा निशानी के अंदर बंद है।
सिस्टर आयरीन बताती हैं कि वो पाकीज़ा निशानी मदर सुपीरियर की लाश के साथ किसी तहखाने में बंद है जिसका रास्ता उन्होंने देख लिया है। लेकिन इस सब से पहले सिस्टर आयरीन अपने नन होने का हल्फ उठाना चाहती हैं क्योंकि वो समझ गई हैं कि वो सब निशानियां उन्हें खुदा ही की तरफ से दिखाई जाती थीं और वो अब नन बनने के लिए तैयार हैं। इसके बाद सिस्टर आयरीन नन बनने का हलफ लेती हैं। अगले मंजर में सिस्टर आयरीन, फादर बर्क और फ्रेंची तहखाने की तरफ बढ़ते हैं। तहखाने में पहुंचकर उन्हें मदर मैरी की एक मूर्ति रखी हुई नजर आती है जो एक खास डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होती है। फादर बर्क सिस्टर आयरीन को बताते हैं कि ये उनका वही विजन है कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी। जिस डायरेक्शन में मूर्ति पॉइंट करती है वहाँ एक दरवाज़ा है। सिस्टर आयरीन उस चाबी से वो दरवाज़ा खोलती हैं और दरवाज़ा खुलते ही उन्हें सामने वही पाकीज़ा निशानी मिलती है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून है। फादर बर्क वो निशानी सिस्टर आयरीन को दे देते हैं और वो तीनों वहाँ से निकलकर उसी दरवाजे की तरफ पहुँचते हैं जहाँ लिखा होता है खुदा का साथ बस यहीं तक। वो तीनों उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उस दरवाजे को ढूंढने निकल पड़ते हैं जहाँ से शैतान बाहर आया था। वो तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में चल पड़ते हैं। सिस्टर आयरीन जिस डायरेक्शन में चलती हैं वहाँ एक शैतान उन पर हमला कर देता है। सिस्टर आयरीन वहाँ से भागकर निकलती हैं और अचानक उन्हें एक दरवाज़ा नज़र आता है। सिस्टर आयरीन जैसे ही इस दरवाजे को खोलती हैं उन्हें वही निशान नज़र आता है जो शैतान ने उनके कंधे पर बनाया था। लेकिन जब सिस्टर आयरीन वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं तब बहुत सारी शैतानी नन्स उनका रास्ता रोक लेती हैं और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगले सीन में फ्रेंची को सिस्टर आयरीन की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है जहाँ से सिस्टर आयरीन की आवाज़ आई थी उसे बहुत सारी शैतानी नन्स अंदर जमा नज़र आती हैं और उसी निशान के अंदर सिस्टर आयरीन खड़ी मिलती हैं जिन्हें शैतान ने पजेस कर लिया है। दूसरी तरफ फादर बर्ग भी शैतानी हमलों से भागते फिर रहे हैं। वो डीमन नन जो कि सिस्टर आयरीन की बॉडी में दाखिल हो चुकी है फ्रेंची को डराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फ्रेंची सिस्टर आयरीन के गले में लटके हुए उस पाक खून को खींच कर निकालता है और सिस्टर आयरीन के चेहरे पर मल देता है। जैसे ही वो ये करता है वो डीमन सिस्टर आयरीन की बॉडी को छोड़ देता है और फ्रेंची के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही फ्रेंची पर हमला करती है सिस्टर आयरीन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन डीमन नन सिस्टर आयरीन को अपनी पूरी ताकत से दूसरे कमरे में धक्का दे देती है। जिस कमरे में सिस्टर आयरीन गिरती हैं वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। दूसरे सीन में डैनियल के रूप में डीमन फादर बर्क पर फिर से हमला कर देता है। उसके मुंह से एक सांप निकलता है और फादर बर्क को जख्मी कर देता है। दूसरे मंजर में जब सिस्टर आयरीन पानी से बाहर निकल रही होती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उनके गले से वो पाक निशानी पानी के अंदर ही गिर गई है। तभी डीमन नन पानी से बाहर आ जाती है और सिस्टर आयरीन को डुबाकर मारने लगती है। फादर बर्क सिस्टर आयरीन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन नन उन्हें अपनी ताकत से दूर फेंक देती है। उसी दौरान सिस्टर आयरीन पानी के अंदर उस निशानी को खींचकर अपने मुंह के करीब कर लेती हैं। डीमन नन की नज़र उसी पाक निशानी पर पड़ती है जो सिस्टर आयरीन के मुंह के करीब थी, लेकिन इस बार वो पाक निशानी बिल्कुल खाली है, खून उसमें से गायब है। डीमन नन शैतानी मुस्कुराहट के साथ सिस्टर आयरीन को देखती है, लेकिन सिस्टर आयरीन ने वो सारा पाक खून अपने मुंह में भर लिया होता है जिसे वो डीमन नन के मुंह पर फेंक देती हैं। जैसे ही वो ऐसा करती हैं डीमन नन जलने लगती है और उस खून की कुछ बूंदें पानी में गिरती हैं, जिसकी वजह से डीमन नन और सारा पानी उसी जहन्नुमी दरवाजे से वापस चले जाते हैं। मंजर बदलता है और सिस्टर आयरीन वहाँ से जाने से पहले एक आखिरी इबादत करती हैं और फ्रेंची को बताती हैं कि वो जगह अब पाक हो चुकी है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं दिखाया जाता है कि फ्रेंची की गर्दन पर एक उल्टा क्रॉस बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस डीमन नन ने अपना कुछ हिस्सा फ्रेंची के अंदर छोड़ दिया है। इस तरह ये मूवी एक ओपन एंडिंग के साथ इख्तिताम पजीर होती है। Like, comment, share, press the bell icon.